नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे सेट नंबर 16 की। बीएसपीएसएल का सेट चल रहा है। इससे पहले हम लोगों ने 15 सेट अपने चैनल पे डाला हुआ है। आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यानी टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं सेट नंबर 16। अगर आपको जानकारी है कि एग्जाम कब हो सकता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसकी जानकारी दे सकते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है जीके से। आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर तिवारी था। ठीक है। चलिए आइए अगला पढ़ते हैं, स्टेटमेंट बी। स्वामी दयानंद सरस्वती गुजरात के मूल निवासी थे। तो इसमें बताना है कि आप लोगों को ए बी सही है या तो दोनों सही है। देखिए सी भी है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई। देखिए अगर तीनों को देखें कि उनका नाम तो मूल शंकर था, ये सही है, और गुजरात के ही निवासी थे स्वामी दयानंद सरस्वती। 1875 में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। ये तीनों कथन हमारा सही है, ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है हमारा 2 नंबर। 2 नंबर है कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव के कारण कौन सा देश अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो देखिए ये जो वेनेजुएला एक कंट्री है, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे इसका सारा जो है ग्लेशियर ये पिघल गया है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गया है वहाँ पे और इसका सारा ग्लेशियर पिघल गया है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 3 नंबर। निम्न में से कौन सा गलत मिलान किया गया है? देखिए 3 सही होगा, इसमें एक गलत होगा, वही छांटना है। ठीक है, चलते हैं सारा एक बार। गर्म मरुस्थल या शुष्क मरुस्थल राजस्थान और गुजरात के कुछ भाग में है। बिल्कुल सही है, वहाँ पे गर्म मरुस्थल है। पर्वतीय जलवायु उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड। बिल्कुल ये गलत है, यहाँ पे पर्वतीय जलवायु नहीं होती है। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ये भी सही है। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु, पश्चिमी घाट, मालाबार तट और दक्षिणी असम। ये भी सही है। देखिए ऑप्शन नंबर बी गलत है, पर्वतीय जलवायु यहाँ पे उत्तर प्रदेश, बिहार में नहीं पाई जाती है। बाकी बात सभी सही है, आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। 4 देखिए हमारा यहाँ पे हिस्ट्री से है और दिल्ली सल्तनत से है। दीवान ए अर्ज दिल्ली सल्तनत के अधीन डैश का एक विभाग था, यानी दीवान ए अर्ज। तो ये कौन सा विभाग था दीवान ए अर्ज? ठीक है, 6 से 7 ये कुछ विभाग हैं, वो अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, जाके यूट्यूब पे भी मौजूद आपको मिल जाएगा, सर्च करेंगे तो। देखिए ये दीवान ए अर्ज जो है एक सैन्य सेवा था। ठीक है, कह सकते हैं सैन्य विभाग भी था दीवान ए अर्ज। चलिए नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर। 5 नंबर है भारत सरकार अधिनियम डैश के अंतर्गत ब्रिटिश भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था। तो पूछ रहा है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था, ठीक है, ब्रिटिश भारत में, तो कब किया गया था? देखिए 1858 में जो उसका ब्रिटिश का शासन था वो समाप्त करके वो महारानी के अंतर्गत कर दिया गया था। ठीक है, पहली जो महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम। चलिए नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर। 6 नंबर है कि रमन 65वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो आपको बताना है इसका 65 नंबर का, तो सॉरी 6 नंबर का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए रवि कन्नन, आर रवि कन्नन है एक, उनको 65वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया और ये भारतीय हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के यानी किस देश में दिया जाता है ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। चलिए अगला है हमारा 7 नंबर। 7 नंबर है
कि ग्रह के बाहर से अंदर तक, यानी बाहर से अंदर तक पृथ्वी की परतों का सही क्रम। देखिए बाहर से बताना है, ठीक है, बाहर से। चलिए आप लोग ऑप्शन देख लीजिए सारा एक बार। तो देखिए सबसे जो बाहरी होता है वो उसको क्रस्ट कहते हैं, ठीक है, क्रस्ट। और जो सबसे अंतिम होती है उसको क्रस्ट के बाद मेटल, उसके बाद कोर, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है हमारा 8 नंबर। देखिए फ्लाइट मोड कर देता हूँ इसको, नहीं तो कॉल वगैरह आने का चांस रहता है। रेखीय संवेग के मापन की इकाई क्या है? देखिए रेखीय संवेग के मापन की इकाई, तो इसका यूनिट जो होता है हमारा रेखीय संवेग का, किलोग्राम, सॉरी किलोमीटर। देखिए हिंदी में सही दिया है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, यहाँ पे किलोमीटर दे दिया है, यहाँ पे केजी होगा, ठीक है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। चलिए नेक्स्ट है हमारा 9 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा दैनिक वायुमंडलीय मौसम परिवर्तन से संबंधित है? देखिए मौसम की घटना कहाँ होती है, किस मंडल में, ये पूछा जा रहा है। तो जो सबसे निचली परत होती है क्षोभ मंडल, वहीं पे आपका मौसम परिवर्तन का घटना देखने को मिलता है। अब आते हैं 10 नंबर में। 10 नंबर देखिए हमारा पॉलिटी से है, आर्टिकल से। भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए यह सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति को सलाहकारी राय देने का प्रावधान करता है, ठीक है। तो ये जो है 110 का ये गलत है। यह सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय होने का प्रावधान करता है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। 129 में यही वर्णित है कि सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय होने का प्रावधान करता है। नेक्स्ट है हमारा 11 नंबर। ये हमारा रीजनिंग से है, 10 नंबर आपका रीजनिंग से रहेगा। चलिए देखते हैं। देखिए 36 है, अगला 50 हुआ, तो 49 है, तो अगला क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 65, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, देखिए स्क्वायर किया गया है, रीजनिंग आपको समझने का चीज है। यहाँ पे स्क्वायर 6 का स्क्वायर है 6 छक 36, आगे है 7 का स्क्वायर 7 सत्ते 49, और एक बढ़ाया गया है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा अब 7 का स्क्वायर है, तो 8 का स्क्वायर यहाँ पे करेंगे तो 8 8 64, और एक बढ़ा के लिखेंगे तो 65। देखिए हमारा नेक्स्ट है 12 नंबर। 1 2 3 4, तो उसके बदले 4 1 3 2, ठीक है, ठीक है। अगला है 6 7 8 2, तो इसके बदले यहाँ पे क्या होगा, यही पूछा गया है। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 12 का। देखिए जो जो यहाँ पे पलटा गया है उसी तरह इसको भी पलट देंगे, बस पलट दिया गया है और कुछ नहीं किया गया। देखिए 1 को कर दिया गया है, यहाँ एक पहली है, यहाँ पे दूसरे में कर दिया, तो 6 यहाँ पे पहला है तो इसको दूसरे में कर देंगे, इसी तरह से बदल के करेंगे तो इसका आंसर 1 आएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका 13 नंबर। तैरना, तालाब, ट्रेकिंग। देखिए तैरने का काम क्या कहाँ करते हैं, तालाब में, ठीक है। तो ट्रेकिंग का काम कहाँ करेंगे ये बताना है। तो देखिए ट्रेकिंग का जो काम होता है वो मैदान में होता है, ठीक है, फील्ड में। चलिए नेक्स्ट है आपका 14 नंबर। 7 से हुआ 26, तो 13 से होगा कितना, ये पूछा गया है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसमें क्या किया गया है, 7 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 चौके 28, उसमें से 2 घटा देंगे 26, ये रिलेशन आ गया। इसमें भी वही रिलेशन है, इसको 13 से 13 गुना 4 करेंगे तो 52, और 2 घटाएंगे तो 50। बस एक जो इसमें रिलेशन रहेगा वही यहाँ पे भी लागू करना है। चलिए नेक्स्ट है आपका 15 नंबर। देखिए P का अर्थ माइनस है, Q का अर्थ प्लस है, R का अर्थ भागे है। देखिए जो सारा का सारा अर्थ है वही यहाँ पे ये क्वेश्चन है। देखिए आपका क्वेश्चन ये है, यहाँ पे P के जगह पे माइनस बिठा देंगे, Q के जगह पे प्लस बिठा देंगे, जो जो दिया गया है उसके बाद हल कर देंगे आपका, तो आपका जो आंसर आएगा 32 आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 16 नंबर। वनस्पति विज्ञान पादप से संबंधित है, तो सूक्ष्म विज्ञान किससे संबंधित होगा ये पूछा गया है।
देखिए वनस्पति विज्ञान जो है, देखिए इंग्लिश में पढ़िए बोटेनी प्लांट, तो माइक्रोबायोलॉजी जो है बैक्टीरिया से संबंधित होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है आपका 17 नंबर। 17 नंबर देखिए ये मैथ से दिया है, रीजनिंग में ही मैथ दे दिया है, मैथ नहीं है सिलेबस में आपका। पेट्रोल की कीमत इतना रुपए है, यानी 75.50 रुपये प्रति लीटर। पहले कीमत में 20% की वृद्धि हुई, ठीक है, उसके बाद 10% की कमी हो गई। अब पेट्रोल की कीमत क्या है? देखिए इसका सबसे पहली बात, अब 75.50 लिख लेंगे। क्या बोला है? पहले 20% की वृद्धि हुई, तो इसको गुना करेंगे 120 अब बटे 100, ठीक। अब क्या बोला है कि 10% की अब आगे कमी हो गई, तो 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना होगा? 90। 90 अब बटे 100, इसको आप हल कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 81.54 रुपये। चलिए नेक्स्ट है आपका 18 नंबर। कौन सा शब्द अन्य शब्दों से संबंध नहीं रखता है, ठीक है। तो तीन एक समान है लेकिन एक इसमें अलग है, वही छांटना है आपको। देखिए महाधमनी, लीवर, हृदय, ये सब संबंधित है, लेकिन अमाशय जो है ये थोड़ा अलग है, ठीक है। इसीलिए इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, अमाशय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 19 नंबर। 19 नंबर देखिए रीजनिंग है, इससे इससे ये हुआ, इससे ये हुआ, तो किससे होगा ये, ठीक है। तो वही रिलेशन निकालना है आपको, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए रीजनिंग प्रैक्टिस का चीज, प्रैक्टिस करते रहेंगे तभी बनेगा। देखिए 20 नंबर पूछा गया है कि ये चिन्ह के जगह पे क्या आएगा? 33 से 80 हुआ, 80 से 108, तो 108 से कितना होगा, ठीक है। यही रिलेशन है, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। आप लोग देखेंगे निकाल के, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 155। चलिए अब बात करते हैं हिंदी की। 10 नंबर आपका हिंदी से रहेगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन, देखिए इसमें पूछा गया है विलोम शब्द, ठीक है। तो मुख का विलोम क्या होगा? मुख मतलब आपका होता है कि थोड़ा कम बोलना, ठीक है। तो उसका उल्टा होगा ज्यादा बोलना, तो उसका होगा वाचाल। नेक्स्ट है आपका 22 नंबर। 22 नंबर है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। देखिए तो फूल का इसमें 3 पर्यायवाची है, एक नहीं है, वही छांटना है आपको। तो देखिए फूल का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुल तो होता है। डाली देखिए नहीं होगा, फूल का डाली सुना है आपने? नहीं सुना है। परसुन होगा, सुमन होगा, लेकिन डाली नहीं होगा। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका 23 नंबर। 23 नंबर है कि उस विकल्प का चयन करें जो दी गई मुहावरे का सही विकल्प है। मुहावरा है अंगारे बरसाना, तो अंगारे बरसाना मुहावरा का हो जाएगा अत्यंत गुस्से से देखना। नेक्स्ट है आपका 24, जिसकी कोई उपमा ना हो, तो जिसकी कोई उपमा ना हो उसको बोलते हैं अनुपम। नेक्स्ट 25, क्या हुआ है तुम्हें, तुम्हारी वह डैश अब नहीं रही, तो तुम्हारी वह अब चमक नहीं रही। आप सभी को बिठा के देखेंगे तो चमक ही फिट करेगा, तो वो चमक अब नहीं रही, बी नंबर। नेक्स्ट है आपका 26, मुहावरा से है अंधे के हाथों बटेर लगना, यानी कुछ उसके पास उसको कुछ नहीं आता है, लेकिन उसको बहुत बड़ी धन संपत्ति अपार हाथ लग गई, तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे संयोग से अयोग्य व्यक्ति को सफलता मिलना। चलिए नेक्स्ट है आपका 27, विलोम बताना है प्रत्येक का। तो प्रत्येक का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा अनेक। चलिए नेक्स्ट है आपका 28 नंबर। मेरे घर में हमेशा भगवान जी को डैश फल चढ़ाया जाता है, तो कौन सा फल चढ़ाया जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा गज बसा कदली, यानी गज बसा फल चढ़ाया जाता है, कदली का मतलब हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 29 नंबर, सही वर्तनी चुने। तो समिति को आप कैसे लिखेंगे? 29 में जो है वही पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए 30 में भी यही है कि द्वारिका कैसे लिखेंगे, शुद्ध में बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। द्वारिका नहीं होता है, द्वारका होता है। द्वारिका हर्षिकर या दीर्घिकर कोई भी दे वो गलत है, द्वारका ऐसा ही लिखाता है, ठीक है।
अब किसी का नाम है सुमन, ठीक है, अब वो बोलेगा सुमीन, सुमीन तो नाम नहीं होता है ना, तो वो गलत है। तो द्वारका भी यही होता है, ये कोई शब्द है ही नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका है इंग्लिश से, 5 नंबर आपका इंग्लिश से रहेगा। कॉमन ईरर इसमें है, देखिए इसमें ईरर बताना है। दिस इज द मोस्ट सिंपल एंड बेसिक कंपोनेंट ऑफ लाइफ, इसमें किसी पार्ट में ईरर है वो बताना है। तो देखिए इसमें जो फिट नहीं कर रहा है 31 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नो ईरर, यानी कि इसमें कोई ईरर नहीं है, सेंटेंस पूरा का पूरा सही है, ठीक है, कोई ईरर नहीं है। चलिए अगला है हमारा सेम एज द गिवन वर्ड, यानी कि आपको सिनोनिम बताना है किसका, इस ये वर्ड का, फैंटेस्टिकली, ठीक है। इस तो इसका जो साइनोनिम हो जाएगा 32 का बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका 33 नंबर, देखिए एंटोनिम बताना है, अपोजिट वर्ड बताना है इसमें बर्डिंग का, ठीक है। तो बर्डिंग का जो अपोजिट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब है 34, तो 34 में आपको जो बताना है ये है इडियम फ्रेज है, ठीक है। तो इडियम फ्रेज देखिए, सी नेवर हैज टू वरी अबाउट मनी एज सी इज बोर्न इनटू अ वेरी रिच फैमिली, इसी का बताना है, बोर्न इनटू अ वेरी रिच फैमिली। तो इसका जो हो जाएगा इडियम फ्रेज ऑप्शन नंबर ए, बोर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन माउथ, यानी कि सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ है। चलिए अगला है आपका 35 नंबर, दे डैश अ मेमोथ टास्क अहेड ऑफ देम, यहाँ पे क्या आएगा, हैव आएगा, नीड आएगा, हैज आएगा, टच आएगा, यही आपको बिठाना है। तो 35 में हैव आएगा, द हैव अ मेमोथ टास्क अहेड ऑफ देम। चलिए नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर से 15 नंबर रहेगा, आपको ध्यान से देखिएगा। 36 का देखिए हमारे पास, गणना निम्नलिखित में से किस सेवा पर निर्भर नहीं करती है, तो देखते हैं ऑप्शन। देखिए डीएनएस गणना, तो ये सही है, डीएनएस पे करता है। एसएनएमपी गणना ये भी करता है। चलिए और देखते हैं ऑप्शन, 2 ऑप्शन और है, किस पे निर्भर नहीं करता है ये पूछा गया है। एनटीपी गणना इस पे भी निर्भर करता है। एचटीटीपीएस गणना इस पे निर्भर नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका 37 नंबर, 37 है आपका कि आस्पेक्ट रेशियो का क्या अर्थ है, आस्पेक्ट रेशियो का क्या अर्थ है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर बिंदुओं का क्षैतिज बिंदुओं से और क्षैतिज बिंदुओं का ऊर्ध्वाधर बिंदुओं से अनुपात, ठीक है। तो यही होता है आस्पेक्ट रेशियो। चलिए नेक्स्ट है आपका 38 नंबर, निम्नलिखित में से किसका उपयोग 3D पोजीशनिंग और मॉडलिंग, एनिमेशन और अन्य एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पेस बॉल के लिए। देखिए 3D पोजीशनिंग और मॉडलिंग, एनिमेशन, अन्य एप्लीकेशन के लिए किया जाता है, स्पेस बॉल के लिए किया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला है 39 नंबर, क्लाउड कंप्यूटिंग एक अवधारणा है जिससे भौतिक संसाधनों को एकत्रित करना और उन्हें किस प्रकार के संसाधन के रूप में पेश करना शामिल है, ठीक है, एकत्रित करना। क्लाउड कंप्यूटिंग एक अवधारणा है जिसे भौतिक संसाधनों को एकत्रित करना, ठीक है। तो यही पूछा गया है कि इसमें पेश करना किसके अंतर्गत शामिल। तो देखिए इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वर्चुअल। एक बार फिर से पढ़िए, क्लाउड कंप्यूटिंग एक अवधारणा है जिससे भौतिक संसाधनों को एकत्रित करना और उन्हें किस प्रकार के संसाधन के रूप में पेश करना। देखिए वर्चुअल प्रकार का संसाधन के रूप में पेश करना है, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग को। चलिए अगला है 40, ये देखिए वायरस से क्वेश्चन है, वह हैकर्स जो व्हाइट और ब्लैक हैट हैकर्स दोनों का संयोजन है, ठीक है। तो जैसे कंप्यूटर, जैसे कुछ लोग हैक कर लेता है, बहुत से प्रकार के होते हैं, ब्लैक होता है, ब्लू होता है, ब्लू हैकर्स, ब्लैक हैकर्स, व्हाइट हैकर्स। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है कि व्हाइट और ब्लैक दोनों का संयोजन है, तो उसको क्या कहते हैं।
तो देखिए उसको ग्रे हेट हैकर्स कहेंगे, जो ब्लैक और व्हाइट दोनों का यानी संयोजन होगा, कॉम्बिनेशन होगा दोनों को, तो उसको कहेंगे हम लोग ग्रे हेट हैकर्स। चलिए नेक्स्ट है आपका 41 नंबर। देखिए इसमें गलत कथन को आपको चुनना है, तो सारा पढ़िए आप लोग। XML स्कीम अलग फाइल नहीं हो सकती, यही गलत है आपका, यही सही है। बाकी बस जो जो सही है पढ़ लीजिए। WSDL फाइल में लेन देन के लिए आवश्यक संदेश डेटा होता है, ये सही है। एक सेवा अनुबंध संसाधित किए जाने वाले डेटा और उस डेटा के साथ आने वाले मेटा डेटा के बीच संबंध को संहितावाद करता है, ये भी सही है। चलिए यहाँ पे खत्म हो गया। अब आते हैं 42 नंबर। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जनक, यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फादर या जनक किसको कहते हैं वो बताना है। तो देखिए कहते हैं वाट्स एस हम्फ्री, ठीक है, वाट्स एस हम्फ्री को कहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर के जनक, वाट्स एस हम्फ्री। चलिए नेक्स्ट है आपका 43 नंबर। नेटवर्क लेयर फायरवॉल किसके रूप में कार्य करता है? फायरवॉल। तो देखिए फायरवॉल जो कार्य करेगा वो पैकेट फिल्टर के रूप में कार्य करता है। नेटवर्क लेयर फायरवॉल ये करता है पैकेट फिल्टर के रूप में कार्य। चलिए नेक्स्ट है आपका 44। जब कोई उपयोगकर्ता कंप्यूटर सिस्टम में खाता खोलता है तो निम्नलिखित में से क्या बनाया जाता है? देखिए जो कोई भी उपयोग करता है, जैसे कोई यूजर है तो कंप्यूटर सिस्टम में अपना खाता खोलेगा, ठीक है, तो यानी कि क्या बनाएगा ये पूछा गया है आपसे। तो देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, सब डायरेक्टरी करके एक होता है, तो उसी में आपका खाता खोलता है, उसी से यानी कि बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है आपका, देखिए MS वर्ड से है। MS वर्ड 365 में चयनित टेक्स्ट को कट करने के लिए, देखिए क्या बोला गया है, कट करने के लिए। आप एक सिंपल में भी मैंने शॉर्टकट जो वीडियो बनाया हुआ है, बस हमको लगता है 3 मिनट का वो वीडियो है, ठीक है, उसमें जितना भी शॉर्टकट की दिया गया है वो उसमें पूरा दिया गया है, ठीक है। आप लोग वीडियो को एक बार जरूर देख लेंगे तो आपका शॉर्टकट की नहीं छूटेगा। और एक वीडियो मैं और डालूंगा शॉर्टकट पे, उसके बाद पूरा आपका एग्जाम कवर हो जाएगा, उससे बाहर शॉर्टकट की नहीं आएगा। चलिए पढ़ते हैं ये क्वेश्चन। MS वर्ड 365 में चयनित टेक्स्ट को कट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? आप लोग वो वीडियो देखेंगे तो इसमें जितना ऑप्शन दिया गया है आपको सब याद होगा। चलिए नहीं याद है तो मैं बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे हो जाएगा Ctrl+X। अब देखिए एक होता है कॉपी, तो कॉपी हो जाएगा Ctrl+V से, ठीक है, और कट हो जाएगा Ctrl+X से, ध्यान रखना है। एक है देखिए Ctrl+V, Ctrl+V से पेस्ट होता है, देखिए P मत मारना है आपको, Ctrl+V से होता है पेस्ट, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 46 नंबर। जब हम जीमेल में ईमेल लिखना चाहते हैं, क्या लिखना चाहते हैं? जीमेल में ईमेल, तो निम्नलिखित में से किस विंडो का उपयोग किया जाता है? देखिए कंपोज का किया जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हमको ईमेल कुछ लिखना है, ठीक है, किसी को भेजना है, तो वो हम कहाँ लिखेंगे? कंपोज में लिखेंगे। आप लोग आपका मोबाइल में भी किसी को ईमेल सेंड करते होंगे, आप देखिए जीमेल खोल के, यहाँ पे कंपोज में ही आपको लिखना पड़ेगा, आप खोल के देख सकते हैं अपने मोबाइल में। चलिए नेक्स्ट है आपका 47 नंबर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या निर्दिष्ट करता है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रत्येक वेब रिसोर्स को असाइन किया गया यूनिक एड्रेस, ठीक है, प्रत्येक वेब रिसोर्स को असाइन किया गया यूनिक एड्रेस। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या है? यानी URL। बहुत जगह देखे होंगे कि URL का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है आपसे, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है, पूरा फुल फॉर्म लिख दिया है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यानी क्या करता है ये? तो ये करता है प्रत्येक वेब रिसोर्स को असाइन किया गया यूनिक एड्रेस है, ठीक है। चलिए आपका अगला है 48 नंबर। MS एक्सेल 365 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प MS एक्सेल में मौजूदा स्प्रेडशीट को ओपन करने के लिए सही है? यानी कि ओपन करना है आपको क्या? स्प्रेडशीट।
ठीक है, तो आप लोग पूरा ऑप्शन देखिए एक बार, तो देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए पहला जो ऑप्शन है फाइल टैब पर क्लिक करेंगे, ठीक है, फाइल टैब होता है और उस पर क्लिक करके ओपन पर क्लिक करेंगे तो यहीं पे आपका स्प्रेडशीट्स ओपन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका 49 नंबर। देखिए 49 नंबर है कि प्रोग्राम और डेटा जिस प्रोग्राम संचालित होता है दोनों कंप्यूटर मेमोरी में संग्रहित होते हैं तथा कंप्यूटर सिस्टम द्वारा संसाधित होने की प्रतीक्षा करते हैं, तो इस अवधारणा को डैश कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संग्रहित प्रोग्राम। संग्रहित प्रोग्राम यानी स्टोर करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 50। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 हमेशा आपको हमेशा F8 कुंजी दबाकर टेक्स्ट के एक ब्लॉक का चयन करने की अनुमति देता है। चयन के इस मोड को डैश कहा जाता है। तो देखिए इसको जो हम लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर डी, विस्तारित चयन मोड यानी एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड। एक बार फिर से देखिए क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट पर 2016 आपको हमेशा F8 कुंजी दबाकर टेक्स्ट के एक ब्लॉक का चयन करने की अनुमति देता है, यानी F8 दबाकर आप क्या करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में, यही पूछा गया है। तो इसको कहेंगे विस्तारित चयन मोड यानी एक्सटेंडेड यानी बढ़ाना, ठीक है। चलिए अगला है आपका 51 नंबर। देखिए अब आपका ट्रेड से है, 50 क्वेश्चन आपका ट्रेड से रहेगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, डीसी जनरेटर की अभारित विशेषता चुंबकीय विशेषता अथवा खुली परिपथ विशेषता को संदर्भित करने के लिए सही तरीके का चयन करें। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, E0/I1। क्या पूछा गया है, डीसी जनरेटर की अभारित विशेषता चुंबकीय विशेषता अथवा खुली परिपथ विशेषता को संदर्भित करने के लिए सही तरीके का चयन करें। तो E0/I1, ठीक है। नेक्स्ट है 52 नंबर, डीसी जनित्र के लिए यदि स्थिर हानियां चर हानियां के तुल्य हो तो जनित्र की दक्षता क्या होगी। देखिए अगर दोनों जब बराबर हो स्थिर हानियां और चर हानियां तो हम लोग यानी कि वो अधिकतम होता है दक्षता, ठीक है, अधिकतम होता है उसका एफिशिएंसी। चलिए नेक्स्ट है आपका 53 नंबर, डीसी जनित्र की आर्मेचर कोर को पटलित करते हैं तो कैसे पटलित करेंगे, आर्मेचर कोर के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो ये हवा धारा हानियों को कम करने के लिए, इसको इंग्लिश में कहेंगे एडी करंट लॉस भी कम करने के लिए आर्मेचर कोर पटलित करते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका 54 नंबर। देखिए नॉमरिकल है ये, एक 4 पोल डीसी जनरेटर में लैंप बाउंड आर्मेचर है जिसमें 50 स्लॉट्स है और 16 चालक प्रति स्लॉट्स है। प्रति पोल उपयोगी फ्लक्स 30 मीटर वेब मीटर है और 240 वोल्ट का EMF उत्पन्न करने के लिए मशीन को निम्नलिखित में से किस पर चलना चाहिए। देखिए आपको गति निकालना पड़ेगा, इसमें n बराबर निकालना पड़ेगा। तो एक फॉर्मूला होता है NS बराबर P5ZN/60A, ठीक है, उसी पे बनेगा ये, आप लोग बना लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 600 RPM पर चलेगा। नेक्स्ट है आपका 55 नंबर, कर्षण यानी ट्रैक्शन कार्य करने के लिए किस मोटर का उपयोग करते हैं। तो देखिए कर्षण या ट्रैक्शन जो कार्य करने के लिए इस पे जो मोटर का उपयोग करते हैं हम लोग वो डीसी सीरीज मोटर का ही प्रयोग करते हैं कर्षण या ट्रैक्शन कार्य करने के लिए। नेक्स्ट है आपका 56 नंबर, किसी आर्मेचर वाइंडिंग का संवाहक निम्नलिखित में से किस पर द्विक परिवर्तन या कम्यूटेशन से जोड़ा जाता है। तो ये जोड़ेंगे राइजर। देखिए किसी आर्मेचर वाइंडिंग का संवाहक निम्नलिखित में से किस पर द्विक परिवर्तन से जोड़ा जाता है, तो राइजर से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है आपका 57 नंबर, एक 6 पोल लेप कुंडलित जनित्र में 300 कंडक्टर है, प्रति कंडक्टर प्रेरित विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट है, तो जनित्र की वोल्टता क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 250 वोल्ट। नेक्स्ट है 58,
श्रेणी मोटर में चालक को आधे मान से घटाया जाए तथा अन्य गुणक अपरिवर्तित रहे तो चाल क्या होगी। देखिए क्या बोला गया है, श्रेणी मोटर में चालक को आधे मान से घटाया जाना यानी आधा कर दिया जाए चालक को, तो चाल क्या होगी ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोगुना हो जाएगा। ठीक है, दोगुना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका 59 नंबर। 4 बिंदु वाले स्टार्टर का प्रयोग मुख्यतः निम्न प्रकार की मोटर के साथ किया जाता है। तो आप लोग सारा ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। 4 बिंदु वाले स्टार्टर का प्रयोग, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सामान्य से अधिक घूर्णन गति नियंत्रण हेतु युक्त कंपाउंड मोटर प्रयोग होता है। चलिए 59 हो गया। 60 नंबर देखिए, 60 है हमारा। शेयरिंग मशीन, पंच मशीन, प्रेस मशीन, एलिवेटर, कन्वेयर एवं रोलिंग मिल के लिए सर्वाधिक उपयोगी मीटर कौन सा है। तो देखिए क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर है, क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर। शेयरिंग मशीन, पंच मशीन, प्रेस मशीन, एलिवेटर, कन्वेयर एवं रोलिंग मिल के लिए क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है 61 नंबर। वार्ड लियोनार्ड नियंत्रण क्या है। तो ये जो है सो वोल्टेज कंट्रोल विधि है। वार्ड लियोनार्ड नियंत्रण क्या है, तो वोल्टेज कंट्रोल विधि है। चलिए नेक्स्ट है आपका 62 नंबर। यदि किसी जनरेटर से बहती धारा का मान 10 एम्पियर है, आई का मान, इंटरपोल प्रतिरोध 10 ओम है, आर बराबर, उसमें फील्ड वाइंडिंग कॉपर हानि क्या होगी। ठीक है, कॉपर हानि का पूछा गया है आपको। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 63 नंबर। निम्नलिखित में से क्या किसी संचरण लाइन के कंडक्टर को पोल से अलग करता है। तो कौन सा अलग करता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डिस्क कुचालक। निम्नलिखित में से क्या किसी संचरण लाइन के कंडक्टर को पोल से अलग करता है, यानी कि कंडक्टर को पोल से क्या अलग करता है, तो डिस्क कुचालक जो है सो अलग करता है, डिस्क कुचालक। नेक्स्ट है आपका 64 नंबर। ट्रांसमिशन लाइन में 6 कंडक्टर प्रयुक्त किए जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डबल सर्किट लाइन। ट्रांसमिशन लाइन में 6 कंडक्टर्स प्रयुक्त किए जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, डबल सर्किट लाइन। डबल सर्किट लाइन यानी कि 6 कंडक्टर प्रयुक्त करेंगे तो उसे डबल सर्किट लाइन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका 65 नंबर। पावर ट्रांसमिशन लाइन की ट्रांसपोजिशनिंग व्यवस्था से क्या मदद मिलती है। तो देखिए इससे जो मदद मिलेगी आप लोग सारा देख लीजिए एक बार। पावर ट्रांसमिशन लाइन की ट्रांसपोजिशन व्यवस्था से क्या मदद मिलती है, तो ऑप्शन नंबर डी, 3 फेज के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक असंतुलित वोल्टेजों को कम करने में। चलिए नेक्स्ट है आपका 66 नंबर। ट्रांसमिशन लाइन में निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है। तो ट्रांसमिशन लाइन में क्या प्रयुक्त किया जाता है, देखिए ऑप्शन नंबर बी, लाइटिंग अरेस्टर। ट्रांसमिशन लाइन में सुरक्षा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है, लाइटिंग अरेस्टर। चलिए नेक्स्ट है आपका 67 नंबर। एक ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन का स्पैन एस बराबर दिया है 200 मीटर। लाइन कंडक्टर का भार प्रति मीटर 0.7 किलोग्राम है, ये डब्ल्यू बराबर दिया है। यदि अधिकतम स्वीकार्य तनाव 1400 दिया है यानी टी बराबर दिया है, तो अधिकतम सेग क्या होगा, एस बराबर पूछा है। इसका फॉर्मूला होता है एस बराबर WL²/8T। ठीक है, उस पर आप निकालेंगे, निकल जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2.5 मीटर। चलिए नेक्स्ट में है 68। व्यावसायिक ट्रांसमिशन लाइन में डैश के कंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए इसमें क्या आता है, एल्युमिनियम का कंडक्टर। व्यावसायिक ट्रांसमिशन लाइन में यानी कि कॉमर्शियल ट्रांसमिशन लाइन में एल्युमिनियम का कंडक्टर इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है आपका 69।
एसी की अपेक्षा डीसी का मुख्य फायदा क्या है? तो डीसी क्यों प्रयोग करते हैं एसी की अपेक्षा? तो वहां पे देखिए संचयन सरल यानी कि इजी स्टोरेज हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है 70 नंबर। डीसी जनरेटर के मामले में अधिकतम दक्षता के लिए क्या शर्त है? आप लोग पूरा ऑप्शन देखिए एक बार। देखिए दोनों जब बराबर हो जाएगा परिवर्ती हानि और नियत हानि, तो हमारा दक्षता अधिकतम हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर होगा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट है आपका 71 नंबर। डीसी मशीन की बाइंडिंग पूर्ण पिच बाइंडिंग कहलाती है जब? तो देखिए पूर्ण पिच बाइंडिंग तभी कहलाएगी जब हमारा बाइंडिंग मशीन बाइंडिंग पिच और पोल पिच बराबर होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसी में सही है। चलिए नेक्स्ट है आपका 72। देखिए 72 है हमारा कि विद्युत वाइंडिंग में निम्नलिखित में से किस विसंवाहक यानी इंसुलेट सामग्री का उपयोग किया जाता है वाइंडिंग में? तो ये किया जाता है प्रेस पॉन का किया जाता है विसंवाहक यानी इंसुलेट सामग्री का उपयोग। चलिए नेक्स्ट है आपका 73। शॉर्ट पिच वाइंडिंग विधि में बिना चिंगारी के कुंडली की चौड़ाई डैश से कम रखी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी पोल से कम रखी जाती है। शॉर्ट पिच वाइंडिंग विधि में बिना चिंगारी के कुंडली की चौड़ाई यानी कि पोल की चौड़ाई से कम रखी जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है आपका 74 नंबर। देखिए 74 नंबर है आपका निम्नलिखित वाइंडिंग में से सभी क्वाइल एक श्रृंखला में एक प्रगतिशील लहर के रूप में जुड़े हुए हैं और इसमें पोलों की संख्या के बावजूद आर्मेचर धारा के लिए सिर्फ 2 भाग होते हैं, इसे डैश कहा जाता है। तो इसको जो हम लोग कहेंगे, आप लोग फिर इसे एक बार क्वेश्चन पढ़िए। निम्नलिखित वाइंडिंग में से एक में सभी क्वाइल एक श्रृंखला में एक प्रगतिशील लहर के रूप में जुड़े हुए हैं, इस पोलों की संख्या के बावजूद आर्मेचर धारा के लिए सिर्फ 2 भाग होते हैं। कितने? 2 भाग। तो इसको जो हम लोग कहेंगे वेव बाइंडिंग कहेंगे, वेव बाइंडिंग। चलिए नेक्स्ट है आपका 75 नंबर। यदि रीवाइंडिंग के पश्चात यह पाया जाता है कि कैपेसिटर प्रकार की टेबल फैन मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित हो गई है, तो घूर्णन दिशा की पुनः परिवर्तित करने के लिए क्या करेंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुख्य कुंडलन अथवा प्रारंभ कुंडलन के संयोजन परिवर्तित करके, मुख्य कुंडलन अथवा प्रारंभ कुंडलन के संयोजन परिवर्तित करके। चलिए 75 हो गया। अब हमारा 76 में देखिए ट्रिप्लेक्स तरंग कुंडलन। देखिए तरंग मतलब होता है वेव, देखिए इंग्लिश में दिया गया है वेव। ट्रिप्लेक्स तरंग कुंडलन में समांतर पथ कितने होते हैं? तो हो जाएगा इसमें 6 हो जाएगा, क्योंकि ये वेव बाइंडिंग है। ठीक है, ट्रिप्लेक्स तो 3 होता है, ठीक है, लेकिन ये वेव बाइंडिंग के चलते ये 6 हो गया। यही रहता ट्रिप्लेक्स लेप कुंडलन, तो वहां पे 3 ही होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 77 नंबर। स्टेटर में खांचों की संख्या और ध्रुवों की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है पोल पिच। ठीक है, पोल पिच यानी ध्रुव पिच। स्टेटर में खांचों की संख्या और ध्रुवों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ स्लॉट्स एंड नंबर ऑफ पोल, इसको कहेंगे पोल पिच। चलिए नेक्स्ट है आपका 78 नंबर। एक कंडक्टर जिसमें श्रृंखला में कई टर्न्स जुड़े होते हैं उसे क्या कहा जाता है? यानी कि बहुत सारे टर्न्स जुड़े होते हैं, तो उसको देखिए कहेंगे हम लोग कुंडली कहेंगे। ठीक है, क्वाइल कहेंगे। 78 का सी हो जाएगा। हालांकि देखिएगा एक बार, इसको हम लोग लग रहा है इसका ऑप्शन ए होगा, लेकिन बुक में दिया है सी दिया है, इसलिए इसको इसी यही मान के चलेंगे। चलिए 79। रोटरी कन्वर्टर में रोटर शाफ्ट के एक और कम्यूटेटर स्थापित किया जाता है, जबकि डैश में स्लिप रिंग स्थापित किया जाता है। देखिए क्या बोला है कि रोटरी कन्वर्टर में रोटर शाफ्ट के एक और कम्यूटेटर स्थापित किया जाता है, जबकि डैश में स्लिप रिंग। तो स्लिप रिंग किस में किया जाता है प्रयोग, ये पूछा गया। तो रोटर के अन्य पक्ष में। ठीक है, एक पक्ष में तो ठीक है, रोटर के शाफ्ट में
कम्यूटेटर स्थापित किया जाता है, लेकिन रोटर के अन्य पक्ष में स्लिप रिंग स्थापित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है आपका 80 नंबर। एक रोटरी कन्वर्टर किस प्रकार के कन्वर्टरों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंगल फेज या थ्री फेज प्रकार। एक रोटरी कन्वर्टर किस प्रकार के कन्वर्टरों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो सिंगल फेज या थ्री फेज प्रकार के अंतर्गत। चलिए आ गया है हमारा 81 नंबर। आपूर्ति के एसी से डीसी में रूपांतरण में निम्नलिखित में से किसे एक मशीन की आवश्यकता होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी, यानी कि एमजी सेट, पारा आर्क दिष्टकारी, धातु दिष्टकारी, रोटरी कन्वर्टर, इनमें से सभी, डी नंबर। सॉरी ये थोड़ा 81 नंबर हो गया हमारा। अब 82 में आते हैं। 82। जब इनपुट मशीन एसी है और आउटपुट मशीन डीसी है तो मशीन को क्या कहा जाता है? यानी इनपुट एसी है, आउटपुट डीसी है, तो इसको जो हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रेक्टिफायर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी हो जाएगा। इनपुट एसी है, बाहर डीसी है। चलिए आगे है 83। धातु दिष्टकारी यानी मेटल रेक्टिफायर में हानियां कम होती है और क्या उच्च होती है, या कुछ कम होती है, क्या होती है? देखिए उच्च दक्षता उच्च होती है। जैसे कि हानियां जितना कम होगा तो दक्षता एफिशिएंसी उतना हाई होगा। ये तो सिंपल लॉजिक है। चलिए आगे है हमारा 84 नंबर। 84 देखिए थोड़ा सा धुंधला है, लेकिन बताता हूँ क्या है। यदि रोटर और स्टेटर के घूमते चुंबकीय क्षेत्र को समान गति से घुमाया जाए तो मोटर डैश होते हैं। तो देखिए जो समान गति से घुमाएंगे तो वो तुल्यकालिक होगा, ठीक है, सिंक्रोनस मोटर होगा, तुल्यकालिक। चलिए नेक्स्ट है 85। सिंक्रोनस मोटर को सप्लाई के दो स्रोतों की आवश्यकता होती है। आर्मेचर को चलाने के लिए बिजली की आपूर्ति के लिए एसी स्रोत और फील्ड को उत्तेजित करने के लिए डीसी स्रोत। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 86 नंबर। तुल्यकालिक मोटर आमतौर पर निम्नलिखित पर प्रचालित होगी। देखिए जितना भी तुल्यकालिक मोटर होता है वो अग्रगामी पावर फैक्टर पर यानी लीडिंग पर वो प्रचालित होती है। आगे है 87। कौन सा उपकरण इलेक्ट्रिक धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टोस्टर। यानी टोस्टर जो होता है वो इसमें से जितना भी दिख रहा है वो ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, ठीक है, यानी कि हीटिंग पर कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट है आपका 88 नंबर। परिचालन वोल्टता की उपस्थिति में विद्युत उपकरणों में लघु पथ होने का दोष का निवारण क्यों नहीं किया जा सकता है? देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, ठीक है। उच्च लघु पथ धारा मापक उपकरण को खराब कर सकता है, इसीलिए। चलिए नेक्स्ट है आपका 88 हो गया। 89 नंबर। केबल सामान्यतः डैश प्राप्त करने के लिए वर्गीकृत होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रावैद्युत प्रतिबल एक समान वितरण करने के लिए ही केबल सामान्यतः जो है सो समान वितरण करना यानी कि वर्गीकृत करते हैं, इसलिए क्योंकि परावैद्युत प्रतिबल एक समान वितरण हो। चलिए नेक्स्ट है आपका 90 यानी 90 नंबर। केबलों के चालक पर रोधन स्तर की मोटाई डैश पर आश्रित रहती है। देखिए मोटाई जो होता है वो वोल्टता पर आश्रित रहती है। नेक्स्ट है 91 नंबर। इंडोर रोशनी के लिए प्रत्यक्ष प्रकाश योजना क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, अंधेरी छाया उत्पन्न करना, यही है इंडोर रोशनी के लिए प्रत्यक्ष प्रकाश योजना। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये प्रौद्योगिकी चैप्टर से है, ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा तो आपको आ जाएगा। हालांकि ये कहीं दिया हुआ नहीं है, बनाया गया क्वेश्चन है।
नेक्स्ट है स्टार्ट होने के बाद ट्यूबलाइट में वोल्टेज लगभग डैश होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 110 वोल्ट होता है स्टार्ट होने के बाद ट्यूबलाइट में वोल्टेज। देखिए कुछ क्वेश्चन जो है आपको बुक में नहीं मिलेगा, वो सीधा सीधा सेट में ही आपको मिलेगा, इसलिए सेट जरूरी, सेट प्रैक्टिस जरूरी हो जाता है। छोटी डीसी मोटर में प्रयोग किए जाने वाले खांचे क्या होते हैं? छोटी डीसी मोटर पूछा है, डीसी मोटर, ठीक है, तो उसमें अर्धबंद खांचे होते हैं, ठीक है, जो खुले खांचे होते हैं वो एसी में होते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका 94 नंबर। साधारणतः तापन साधनों में प्रयोग होने वाले विद्युत केबल्स में विद्युत शक्ति की कुछ क्षति हो जाती है, जिसका कारण क्या होता है? तो उसका कारण होगा विद्युत धारा जनित उष्मा। चलिए नेक्स्ट है आपका 95 नंबर। बेल्टेड केबल और एसएल केबल में मुख्य अंतर यह है कि एसएल केबल में कितना बार सेट में आया है ये क्वेश्चन। प्रत्येक कोड पर धात्विक कवच होता है एसएल केबल में, 95 का ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका 96 नंबर। यदि एक घरेलू रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर तुलनात्मक रूप से लंबी अवधि तक चलता है तो यह क्या दर्शाता है? तो यह ओवरलोडेड है, ठीक है, एक घरेलू रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर तुलनात्मक रूप से लंबी अवधि तक चलता है तो यह ओवरलोडेड है। नेक्स्ट है आपका 97 नंबर। एक जल विद्युत पावर स्टेशन के लिए पानी 150 मीटर हेड वाले एक रिजर्वायर से लिया जाता है। यदि यांत्रिक दक्षता 0.85 और विद्युत क्षमता 0.92 है तो प्रति घंटे प्रति क्यूबिक मीटर उत्पन्न होने वाली विद्युत शक्ति लगभग कितनी होगी? तो इसका जो राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है आपका 98 नंबर। निम्नलिखित में से लैम्बर्ट नियम व व्युत्क्रम वर्ग नियम का संयुक्त समीकरण क्या है? तो वो है E बराबर I1/d² cos थीटा। चलिए नेक्स्ट है आपका 99 नंबर। एक ट्रांसफार्मर की रिवाइंडिंग इतना है तो व्यास के ऐसी तार के स्थान पर इतना मीटर यानी कम का किया जाता है, 16 से 14 का किया जाता है, तो परंतु लपेट संख्या पूर्ववत रखी जाती है। तो इस स्थिति में क्या होगी? देखिए कम अगर व्यास का प्रयोग करेंगे तो वो हो जाएगा ट्रांसफार्मर निष्पत्ति परिवर्तित हो जाएगी, आउटपुट चेंज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका है 100 नंबर है। एक जनरेटिंग स्टेशन 500 मेगावाट भार से संयोजित होती है तथा अधिकतम मांग 250 मेगावाट है। इकाई द्वारा 10,000 प्रति सप्ताह शक्ति उत्पादित होती है तो औसत मांग की गणना करें। तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा 59.52 किलोवाट। देखिए हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। अगला सेट जो हमारा होगा 17 होगा। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए धन्यवाद, वीडियो यहीं तक था।